पाकिस्तान का बैरून मुल्क से कर्जे लेने का जो रिस्क होती है, यानी अगर आपको बाहर के लोग कर्जे देते हैं, बैंक्स कर्जे देते हैं, तो वो कर्जों की जो रिस्क होती है कि कर्जा वापस नहीं होगा, वो 5% थी। वो 5% थी आज से 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत गिराई गई है। आज अखबारों में आया हुआ है कि जो हमारी रिस्क है, यानी हम कर्जा वापस नहीं कर सकते, वो रिस्क 5% थी, आज वो 64.5% है। यानी 64.5% रिस्क है कि पाकिस्तान अपने कर्जों के ऊपर किस्तें वापस नहीं कर सकता। दौलत में इजाफा कितना होगा? वो 4.8% टारगेट था, कितना हमने किया? 6%। यानी जो जिस रफ्तार पे हमारी हुकूमत के दौर में मुल्क की दौलत में इजाफा हुआ, वो हमने सोचा था 4.8 होगा, वो 6% हुआ। ज़राअत था, हमने टारगेट किया था कि ज़राअत में जो इजाफा होगा वो 3.5% था, और कितना इजाफा हुआ? 4.4%। कुछ 17 साल के बाद सबसे ज्यादा तेजी से हमारी ज़राअत बढ़ी थी। फिर इंडस्ट्री जो रोजगार देती है, हमने टारगेट सेट किया था 6.6%, आखिरी साल की बात कर रहा हूं, और हुआ कितनी? इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी? 9.8%। अपने टारगेट से ऊपर गए हम। सर्विसेज सेक्टर, और इसके अंदर आईटी भी मिला लें, तो सर्विसेज में 4.7% टारगेट सेट किया, 6.2% पे हमने हमारे ग्रोथ हुई सर्विसेज में। और आईटी जो कि मुस्तकबिल है, टेक्नोलॉजी, उसमें 26.9% हमारा बढ़ा। यानी जो फ्यूचर पे सबसे जो हमने जोर लगाया कि हमारी आईटी जो फ्यूचर है, उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कि जो बिजली है, अगर इन्होंने जो हमारे पहले यही नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बिजली के, जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। मैंने एस्टेब्लिशमेंट को समझाया, हैंडलर्स को समझाया कि ये अगर आपने साजिश कामयाब होने दी, ये मुल्क नहीं संभाल सकते। कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जो भी हमें निकालेगा उसमें से वो कीमत मांगेगा। मुफ्त कुछ नहीं होता। वो अमेरिकन कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई मुफ्त में मदद नहीं करेगा। और जो वो कीमत हमारे से मांगेंगे, मैं आज फिर अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि वो हमारा जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा असासा है, उसके पीछे जाएंगे वो। ये जब से चोर ऊपर बैठे हैं, ये हमें उधर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन वो नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि उसका तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। वो तो जब मौका मिलता है बाहर भाग जाता है। बाहर भाग जाते हैं जब इनको खतरा होता है, फिर डील करके जब इनको पता होता है कि हां जी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर वापस आ जाते हैं। और वो इसाकदार सिग्नल लेके वापस आ गया। लेकिन अगर आज भी किसी का ख्याल है कि ये मुल्क के माशी मसले हल कर सकते हैं, तो सवाल तो फिर यह है कि मुल्क को पहले लेके कौन इस स्टेज पे आया? हमने एक दिवालिया हुआ पाकिस्तान संभाला 2018 में, और उस पाकिस्तान को उस दिवालिये से निकाल के 2 साल कोरोना के साल गुजरे जो दुनिया में तबाही मची, अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। वो मिसाल देते हैं कि दुनिया में वो 3 टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से निकाला। हमारा मसला यह है कि माजी में किसी ने जोर नहीं लगाया कि मुल्क की दौलत में इजाफा किया जाए एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। जब दुनिया को माल ज्यादा बेचेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। हमारी कोशिश ये थी कि एक्सपोर्ट्स को, पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उठाया जाए, पूरे उनकी मदद की जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनके लिए सस्ती बिजली दी जाए, ताकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। टूरिज्म पाकिस्तान में ऐसी है कि हमारे बड़े डॉलर्स आ सकते हैं। हमारी बदकिस्मती के 2 साल कोरोना में टूरिज्म ही खत्म हो गई। लेकिन टूरिज्म के ऊपर हमने प्लान बनाए हुए थे। और तीसरी चीज कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, रेमिटेंसेज जो सबसे तारीखी बड़ी हमारी 30 अरब पे, वो इसलिए बढ़ी कि हमने उनको इंसेंटिव्स दिए, उनके लिए
इनाम दिए कि जो ज्यादा पैसा भेजेगा या उनकी अपने बैंकों के थ्रू, और रोशन डिजिटल पाकिस्तान एक नई चीज शुरू की। हमारे चौथे साल में $5 अरब से ऊपर उसमें आ रहा था और बढ़ता जा रहा था। मैंने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए, एक बंडल आइलैंड कराची में और एक रावी सिटी। इन्होंने आखिरी मिनट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर कैंसिल कर दिया। और दूसरा जो हमारी कोशिश रावी सिटी की थी, वो बदकिस्मती से 11 महीने स्टे ऑर्डर पे रह गया। जितना आप देखेंगे एक चीज साबित होगी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ जो कहते हैं पॉलिटिकल फंड रेजिंग वो करती है। रिकॉर्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है, 40,000 डोनर बेस हमारे पास है। तो इनसे तो पूछें कि ये पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। इसी में आपको पता चल जाएगा कि ये करप्शन के पैसे से खेलते हैं। ये पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसे बनाने देते हैं या उनके पार्टनर्स होते हैं, फिर उनसे फंडिंग लेते हैं। तोशाखाना का केस इसने फैसला कर दिया कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। अदालत में तो फिर भी हम चले गए। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गलानी और नवाज शरीफ, 4 गाड़ियां निकाली तोशाखाना से। मुझे भी गाड़ी मिली थी। गाड़ी आप नहीं ले सकते तोशाखाना से, वो गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होता है, ये गैर जानिबदार नहीं है। तो प्लीज हमारे केस सुने जो हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ किए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि एक मफरूर, सजा याफ्ता, झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूं कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है और कौन सा फैसला करे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम फैसला है। इसने आज तक मेरिट का इसका मतलब भी नहीं पता। यह फैसले करता है कि इसके मुफादात के अंदर वो इसके मुफादात को आगे कैसे ले जा सकते हैं। यह फैसले करता है कि इसकी बिजनेस को कैसे गैर कानूनी तौर पर फायदा हो सकता है। एफबीआर में कौन होगा जो इनकी मदद करेगा, पुलिस में कौन होगा जो इनके मुखालिफ के खिलाफ जुल्म करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा उस वक्त के आईजी अब्बास खान से कि क्यों पंजाब पुलिस में इतनी करप्शन है। यह 93 की बात है। आईजी अब्बास खान ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर पंजाब पुलिस के अंदर पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया है। जो जुराइम पेशा लोग थे उनको पुलिस में भर्ती किया गया। तो इससे हम ये आज उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये दयानतदारी से पाकिस्तान की अहम फैसला करेगा। तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? देखिए, जमहूरियत डंडे के जोर से नहीं चलती, जमहूरियत बंदूकों के जोर पे नहीं चलती, जमहूरियत इखलाकियात पे चलती है। और अगर इंसाफ होता ये सारे आज जेलों में होते, कभी भी ना होता कि इस तरह के लोग आज मुल्क की मुस्तकबिल से खेल रहे होते। और इंशाअल्लाह हमारी जो ये मार्च है, जब ये पिंडी पहुंचेगी और अवाम आएगी पिंडी में, तो सबको एक पैगाम चला जाएगा कि बाशऊर कौम है, ये अब इन चोरों की गुलामी नहीं करने लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।